हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू क्लास। घटना चक्र सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, टॉपिक है ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। छोटा है और आसानी से आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, बस आपको अच्छे से इसका टेक्स्ट पढ़ना है, दिए हुए एमसीक्यू को सॉल्व कर लेना है। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पीसीएस में इससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, पीसीएस में सेलेक्ट होने का मूल मंत्र यही है कि आपके रिपीटेड क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, करंट अफेयर्स को यहाँ पे पूरा कमांड हो जाए, आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए ये है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए सारे बहुत अच्छे से सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला टॉपिक है आज का हमारा पर्यावरण। हम इसको कोशिश करेंगे कि पूरी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का जो भी पूरी कंप्लीट बुक जो है वो 3 से 4 लेक्चर में आपकी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप में पर्यावरण कहलाता है। ये हो गई डिफिनेशन पर्यावरण की। क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, इसी को सामूहिक रूप से पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संगठक आपस में अंतरक्रिया भी करते हैं। ठीक है, यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब देखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण की क्या परिभाषा है, वो देखेंगे कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक और जैविक दशाएं। क्या? पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक और जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ठीक है, परि और आवरण, ये शब्दों को जोड़ने से पर्यावरण बनता है। परि और आवरण मिलने से एक पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति होती है। अतः पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। ठीक है, अब ये पर्यावरण है। ठीक है, अब ये चारों तरफ हम घिरे हुए हैं किससे? वायुमंडल से, जीवमंडल से, जलमंडल से और स्थलमंडल से। ठीक है, अब वायुमंडल में क्या है? क्षोभ मंडल और समताप मंडल। अगर जीवमंडल की बात करें तो पौधे और जंतु। जलमंडल में हमारे इंपॉर्टेंट क्या हो जाते हैं? हिमनद, झीलें, नदियाँ और सागर। ठीक है, और स्थलमंडल में तो पर्वत, मैदान और मरुस्थल। ठीक है, ये हमारे चारों तरफ का आवरण। पर्यावरण एक अविभाज्य समिष्ट है तथा जैविक और अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 संगठक हैं। ठीक है, भौतिक या अजैविक, जैविक और सांस्कृतिक। अब भौतिक या अजैविक में क्या? स्थल, वायु और जल। जैविक में देखेंगे तो पादप, जंतु और सूक्ष्मजीव। और सांस्कृतिक में जो मानव निर्मित गतिविधियाँ होती हैं। यानी कि सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियाँ शामिल होती हैं। अतः पर्यावरण कई संगठकों से निर्मित एक संरचना है। यह सभी जैविक और अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है जो जीवों को चारों ओर से प्रभावित करता है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। पर्यावरण को वृहद व लघु स्तर पर समझा जा सकता है। इसके साथ ही क्षेत्रीय और भूमंडलीय स्तर पर भी पर्यावरण में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब क्या विभिन्नताएं हैं ये देख लेंगे। पर्यावरण का अगर देखेंगे तो स्तर में अगर देखें तो जीवाणु का पर्यावरण और वृक्ष का पर्यावरण। जो वृक्ष का पर्यावरण है वो वृहद में आता है और जीवाणुओं का लघु। ठीक है, अब कारक क्या है? तो संसाधन के रूप में और नियंत्रक के रूप में, जो हमने लास्ट में देखा। विभिन्नताएं अगर देखेंगे तो उसके कारण में क्या है? जलवायु में परिवर्तन, मृदा के प्रकार और स्थलाकृतियों में अंतर। और इसके संगठक पर्यावरण के देखेंगे तो भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक। सांस्कृतिक में हमने देखा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। अगर जैविक की बात करें तो पादप हैं, जंतु हैं और सूक्ष्मजीव हैं। ये सारे वर्गीकरण हैं। और भौतिक परिवर्तनों में देखा जाएगा तो स्थल है, वायु है और जल है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्नों पे। पहला प्रश्न है पर्यावरण से अभिप्राय है। एक सेकंड। तो पहला प्रश्न है पर्यावरण से अभिप्राय क्या है। ठीक है, तो हम इसमें डायरेक्ट आंसर बताएंगे आपको। बाकी अगर आपको अपने आप को चेक करना है तो वीडियो पॉज करके आप समय लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? तो भूमि, जल, वायु, पौधे और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। ठीक है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त सभी इसमें पर्यावरण से अभिप्राय में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है पर्यावरण किससे बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जैविक घटकों से, भू आकृति घटकों से, अजैविक घटकों से या उपर्युक्त सभी से। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी से। पर्यावरण बनता है जैविक, अजैविक और भू आकृतिक घटकों से। तीसरा प्रश्न है सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। ठीक है, तो इसका अंश नहीं है तो ये परिचालन पर्यावरण इसका अंश नहीं है। इसके अलावा भौतिक परिवर्तन, जैविकी परिवर्तन और सांस्कृतिक पर्यावरण इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये हो गए 3 प्रश्न। इसके अलावा आप अगर टेक्स्ट अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसके अलावा जो भी प्रश्न बनेंगे बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है धारणीय विकास या सतत विकास। ठीक है,
धारणीय विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। यह धारणीय विकास की परिभाषा है कि धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। इस शब्द की व्याख्या 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट यानी कि WCED में अपनी रिपोर्ट में आवर कॉमन फ्यूचर में की थी। वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट निकाली थी आवर कॉमन फ्यूचर नाम से, उसमें इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21, जिसको रियो घोषणा भी कहते हैं, इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया था। इसके साथ ही वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन का मुख्य मुद्दा सतत विकास था। वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, WCED द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, के अनुसार यानी कि आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताएं पूरी कर सकें। इसका तात्पर्य है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जब आर्थिक गतिविधियां और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव भौतिक और सामाजिक पारिस्थितिकी परिस्थितियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित या संतुलित की जा सकें। ठीक है। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है। यह सतत विकास का लक्ष्य है क्या कि सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना ये आवश्यक है। प्रकृति की अपनी सुंदरता है, अपनी सीमाएं हैं, अतः हमें चाहिए कि पहले हम प्रकृति को समझें, प्रयास करें, उसके बाद अपनी विकास नीतियों का निर्धारण करें। अतः आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वे सूचनाएं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। अब आगे देखेंगे। अब ये माइंड मैप दिया हुआ है। टिकाऊ विकास हेतु आवश्यक सूचनाएं क्या हैं? तो पर्यावरण से संबंधित क्या क्या सूचनाएं हो सकती हैं कि जैविक अधिवास से संबंधित, प्राकृतिक संसाधन से संबंधित, पर्यावरण के आधारभूत कारकों के संदर्भ में और वर्तमान पर्यावरण की क्या स्थिति है उसके संदर्भ में। अगर बात करें मनुष्य और उसके क्रियाकलापों से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं तो उसमें क्या आएगी? जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या का आकार, विभिन्न संसाधन व खाद्य उपलब्धता, गैर अनिवार्य संरचनात्मक सुविधाएं, ठीक है, और औसत जीवन स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय और तकनीकी स्तर। इतनी सूचनाओं का जो है आकलन किया जाता है। उल्लेखनीय है कि ये सूचनाएं सुदूर संवेदन तकनीकी, सांख्यिकी विधि और भौगोलिक सूचना तंत्र या पर्यावरण सूचना तंत्र इत्यादि के तरीकों से प्राप्त की जा सकती हैं। इन प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ही अनुकूलतम स्तर पर निर्धारण किया जाता है, फिर विकास की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाती है। तो कोई भी रूपरेखा तैयार करने से पहले इन सारी सूचनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसके बाद कोई विकास परियोजना की रूपरेखा तैयार की जाती है। कहने का मतलब ये है। अब आ जाते हैं प्रश्नों पे। पहला प्रश्न है कि नीचे दिए हुए कथन है, कथन और कारण है, उसको बताना है कि कथन क्या है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। ठीक है, सही है कथन। कारण क्या है कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताएं पूरी कर सके। तो कारण भी सही है। तो अब कथन और कारण दोनों से सही है, लेकिन क्या व्याख्या कर रहा है? तो बिल्कुल कर रहा है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्यों महत्वपूर्ण है? कि सतत विकास से उनका तात्पर्य ये है कि जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें हैं उनकी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए और वर्तमान समय की भी आवश्यकताएं पूरी की जा सके। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो रियो सम्मेलन, ब्रंटलैंड आयोग, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट, इनको बताना है कि ये कौन से वर्ष में आई थी। तो द लिमिट टू ग्रोथ का प्रकाशन हुआ था 1972 में। ठीक है। उसके बाद आते हैं रियो सम्मेलन। तो रियो सम्मेलन का आया था 1992 में रियो सम्मेलन। ब्रंटलैंड आयोग का प्रकाशन हुआ था, ये हमारा 1987 में। ठीक है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी है हमारा 1987 में आया। तो अब इसको हमें एडजस्ट करना है। तो लेकिन ब्रंटलैंड आयोग और मॉन्ट्रियल ये दोनों 1987 में ही आए। ठीक है। लेकिन उससे सबसे पहले क्या आया कि तो ब्रंटलैंड आयोग आया था, ये अप्रैल 87 में आया और उसके बाद ये आया सितंबर 87 में। ठीक है। तो अब हमें मैच करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा द लिमिट टू ग्रोथ का प्रकाशन 4 नंबर। ठीक है, ये काट दीजिए आप। उसके बाद आया 1987 ब्रंटलैंड आयोग, ठीक है, अप्रैल 1987 में। तो 2 आया, तो ये काट दीजिए, ये काट दीजिए। 4, 2, 3, 1, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आते हैं तीसरे प्रश्न पे। 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा हुई। तो वो प्रतिवेदन कौन सा था? तो वो था, हमने पढ़ा था अभी, WCED की जो आई थी एक रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर,
ठीक है, उसमें इन्होंने धारणीय विकास के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवर कॉमन फ्यूचर। चौथा नंबर प्रश्न है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो ये प्राकृतिक संसाधनों के संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है, सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो जैव विविधता का संरक्षण, ठीक है, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण, ये भी ठीक है, निर्धनता को घटाना, ये तीनों लक्ष्य हैं उसमें सतत विकास के लिए आवश्यक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, प्रकृति में कार्बन चक्र व जल चक्र, इसके बारे में देखेंगे। तो पर्यावरण विभिन्न अजैविक और जैविक घटकों से मिलकर बना है। ये घटक आपस में अंतःक्रिया करते हैं। सामान्यतः यह अंतःक्रिया एक चक्रीय स्वरूप में होती है, अर्थात तत्वों का चक्रण एक रूप से दूसरे रूप में होता रहता है। यह चक्रण प्रकृति में कार्बन चक्र, जल चक्र इत्यादि के रूप में दिखाई देता है। कार्बन चक्र और जल चक्र इन दोनों रूपों में दिखाई देता है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचती है। फिर से देखेंगे कि पृथ्वी में कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों का जो है कैसे पहुंचता है। तो कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं द्वारा, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन चक्र में पहुंचती है। आगे देखेंगे, स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, ध्यातव्य है कि कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह अपने मूल रूप में ग्रेफाइट एवं हीरा के रूप में पाया जाता है। जो कार्बन का मूल रूप है वो ग्रेफाइट एवं हीरा है। यौगिक रूप में यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के खनिजों में भी कार्बन पाया जाता है। जल की तरह कार्बन का भी विभिन्न भौतिक और जैविक क्रियाओं के द्वारा पुनर्चक्रण होता रहता है। जल की तरह जिस तरीके जैसे जल का चक्रण होता है वैसे ही कार्बन का भी चक्रण होता है दो क्रियाओं में, भौतिक और जैविक क्रियाओं द्वारा यह पुनर्चक्रित होता रहता है। वहीं दूसरी ओर जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। अब सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। वायुमंडल में नमी की मात्रा का निर्धारण, नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। जो वायुमंडल में नमी है वो वर्षा की मात्रा को निर्धारित करती है। तो सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा तथा बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि ये सारी चीज़ें वायुमंडल में नमी की मात्रा पर बढ़ोतरी से बढ़ जाती हैं और कम होंगी तो घट जाएगी। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। प्रकृति में जल चक्र को निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। ये आप जल चक्र को देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब अगर ऐसे समझेंगे तो सूर्य की किरणें, ये समुद्र और ये नदियाँ, इन सब का जल जो है वाष्पीकृत हुआ। ठीक है, वाष्पीकृत होने पेड़ पौधों से भी वाष्पीकृत हुआ और ये बना बादल, और टेम्परेचर कम हुआ तो बादल संघनित हुए। जब संघनित हुए तो फिर से बारिश के रूप में ये नीचे आया। अब नीचे आया तो ये कुछ नदियों, समुद्र और इनमें फिर से जल चला गया और कुछ जल जो है वो जल रिसाव करके भूजल में वापस चला गया। ठीक है, यही चक्रण है। यही प्रक्रिया बार बार रोटेट होती रहती है जल चक्र में। आगे देखेंगे, जल चक्र पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। जल चक्र जो है पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। पौधे भूमि में प्रतिरोपित किए जाते हैं तथा भूमि में उपस्थित उनके मूल रोमों द्वारा वे जल का अवशोषण करते हैं। जो पेड़ पौधों की मूल रोम होते हैं, जड़ें होती हैं, उनके द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। सामान्यतः पौधों के अधिकांश मूल रोम प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कई प्रतिरोपित पौधों में वृद्धि नहीं होती है। ध्यातव्य है कि इसका मतलब है कि मूल रोम मृदा में उपस्थित मृदा विलयन यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन के संपर्क में रहता है। इन मूल रोमों के द्वारा पौधों भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। मूल रोम की जो है कोशिका भित्ति जो है वो मुख्यतः सेल्यूलोज से बनी होती है। इसके साथ इसमें कुछ पैक्टिन भी पाया जाता है। पैक्टिन के कारण मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं। मूल रोमों की कोशिका भित्ति पारिग्रम करने यानी कि प्रियम्बल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है। ठीक है, इसके अलावा एक कारण यह भी है कि खेतों में उर्वरकों जो फर्टिलाइज यूज किए जा रहे हैं उनके कारण शीघ्र ही अधिक जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती। यदि शीघ्र ही जल से खेतों की सिंचाई नहीं की जाएगी तो मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। इससे जड़ों के मूल रोम द्वारा अवशोषण कठिन हो जाता है। जो हम फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, अगर उसमें सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, अगर पौधे जो है टाइम पर पानी नहीं पाएंगे तो वो सूख जाएंगे। ठीक है, इससे जड़ के मूल रोमों द्वारा जल अवशोषण कठिन हो जाता है। इससे पौधे मुरझा जाते हैं। उल्लेखनीय है कि जल अवशोषण प्राप्य भूमि जल, मृदा के तापमान, मृदा विलयन की सांद्रता और मृदा की वायु जैसे कारकों पर निर्भर करता है। इस प्रकार जल मंडल में स्थित जल जल चक्र द्वारा पर्यावरण में अपनी भूमिका विभिन्न प्रकार से निभाता रहता है। जल चक्र के साथ साथ वायुमंडल में होने वाली गतिविधियाँ भी पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब आ जाते हैं प्रश्नों पे। अब इसमें है निम्नलिखित पर विचार करना है कि प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं, उपर्युक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं, ये हमको बताना है।
तो श्वसन क्रिया द्वारा, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा और जैव पदार्थों के अपचय द्वारा। प्रकाश संश्लेषण कार्बन चक्र में अपना योगदान नहीं देती है। तो 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2, 3, 4। ठीक है, आते हैं दूसरे प्रश्न पे। अधोलिखित में यानी कि निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो कौन नहीं बढ़ाएगा? प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाएगा। इसके अलावा श्वसन, जैविक क्रियाओं का अपचय और ज्वालामुखी क्रिया, ये सारी चीज़ें बढ़ाएंगी। तीसरा प्रश्न है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? जल चक्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर या तापमान पर? तो अभी हमने देखा वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए प्रश्न देखिए, आप लेटेस्ट में पूछे हुए हैं 2017 में। ठीक है, ये लोअर में पूछा हुआ प्रश्न है, 2000 में पूछा, 2004 में, तो क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे 2012 में। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको लगा के जाना। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि नई मिट्टी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल देखेंगे। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगर किसी पदार्थ को जो है तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व पदार्थ का साधारणतम रूप होता है जिसे रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा आगे उपविभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये तत्व है। तत्व क्या है कि साधारण रूप में जिसका रासायनिक और भौतिक विधियों द्वारा आगे इसको उपविभाजित नहीं किया जा सकता। अगर यौगिक की बात करें तो यौगिक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें 2 या अधिक तत्व द्रव्यमान के एक स्थिर अनुपात में संयोजित होते हैं, तो वो यौगिक कहलाते हैं। 2 या अधिक तत्व द्रव्यमान के एक स्थिर अनुपात में, अगर 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलाकर एक स्थिर अनुपात में संयोजित कर दिए जाएँ तो वो यौगिक बन जाता है। मिश्रण क्या होता है कि मिश्रण एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें 2 या अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिला दिए जाएँ तो वो हो जाता है मिश्रण। ठीक है, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो वायु गैसों का मिश्रण है, किसी भी अनुपात में है, कोई फिक्स रेशियो तो है नहीं। ठीक है, पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल में पाया जाता है। शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। अब देख लेते हैं कौन सी गैस कितनी प्रतिशत वायुमंडल में उपस्थित है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78.08, फिर ऑक्सीजन, आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन और हाइड्रोजन। ठीक है, ये है हमारे वायुमंडल में उपस्थित गैसों का प्रतिशत। आपको कम से कम यहाँ तक याद होना चाहिए। ठीक है, ये क्रम तो आपको याद ही होना चाहिए। तो सबसे पहले नाइट्रोजन 78.08%, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ये याद रखिएगा कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बाद कार्बन नहीं है, आर्गन आती है। ठीक है, तीसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड चौथे नंबर पर है। और परसेंटेज भी आपको याद होना चाहिए, 0.06% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्रम है। उसके अलावा फिर आप देख लीजिए नियॉन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है और हाइड्रोजन है। फिर क्या है कि स्वपोषी जो पेड़ पौधे होते हैं, स्वपोषी प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडल को दूषित करने वाली एवं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती हैं। जो स्वपोषी पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं और वायुमंडल से जो दूषित गैसें होती हैं और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसका अवशोषण करती हैं। अगर वनस्पतियाँ नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी पर जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार पादप वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। इसलिए वनों को हरे फेफड़े भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण को भी बचाया जाता है। अब आते हैं प्रश्नों पे। पहला प्रश्न इससे है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? वायुमंडल कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। वायु क्या है? यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है या विद्युत अपघटक है? तो वायु मिश्रण है। ठीक है, अगला प्रश्न है तीसरा नंबर प्रश्न है, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है तो कितनी होती है? 78.08% है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 78 दिया हुआ है तो 78 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नोबेल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो वायु में देखिए हीलियम पाई जाती है, ऑर्गन पाई जाती है, नियॉन पाई जाती है, रेडॉन गैस नहीं पाई जाती है वायुमंडल में हमारे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत वाला कौन सी गैस है सबसे ज़्यादा परसेंट में? तो नाइट्रोजन है, 78.08%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सी है? तो नाइट्रोजन है। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से ट्विस्ट करके बार बार आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको टेक्स्ट अच्छे से पढ़ लेना है, एमसीक्यू लगा लेने हैं। कभी कभी एज इट इज़ आपको क्वेश्चन को ट्विस्ट करके भी पूछ सकता है, टेक्स्ट से भी एक नया क्वेश्चन बना लेगा, तो वो आपके लिए नया हो जाएगा क्योंकि आपने टेक्स्ट नहीं पढ़ा।
अगर आपने दिया हुआ कंटेंट अच्छे से पढ़ लिया तो आपका जो नया क्वेश्चन भी बनाएगा उस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 7वां नंबर, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ यानी कि पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? तो किस गैस की कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 8वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? तो पेड़ पौधों का कौन सा काम नहीं है? कि वायु का प्रदूषण करना पेड़ पौधों का काम नहीं है। इनका काम तो वायु को स्वच्छ रखना है ना। तो ऑक्सीजन तो रिलीज़ करते ही हैं पेड़ पौधे, शोर का भी अवशोषण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं, अगला टॉपिक हमारा है पर्यावरण सुरक्षा। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा देखेंगे, जहाँ एक और प्रदूषण पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए एक संकट है, वहीं दूसरी ओर धारणीय विकास पर्यावरण के क्षरण को कम करने में सहायक होता है। अतः धारणीय विकास पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अब देखेंगे, धारणीय विकास एवं कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है। ठीक है, वातानुकूलन का पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंध है, जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, फिर से देखेंगे, धारणीय विकास एवं कागज के थैलों का प्रयोग जो है वो पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है और वातानुकूलन का जो है पर्यावरणीय सुरक्षा का नकारात्मक पहलू है, जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, जबकि धारणीय विकास, कागज के थैलों का प्रयोग और वातानुकूलन का प्रयोग ये प्रत्यक्ष रूप से उससे संबंधित है। वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। ठीक है, ये जो प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण से होने वाला पर्यावरण का नुकसान है इसको पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। पर्यावरण अपकर्ष प्राकृतिक या मानव जनित होते हैं, जबकि अक्षय चट्टानों यानी कि टूट फूट की वह क्रिया जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन और वियोजन द्वारा ढीली पड़कर ऐसे विदीर्ण होकर अपने स्थान पर ही बिखर जाती हैं, उल्लेखनीय है कि पर्यावरण की सुरक्षा हेतु धारणीय विकास एक उपयोगी युक्ति है। अतः धारणीय विकास एवं पर्यावरण सुरक्षा आपस में अंतर संबंध रखते हैं। ठीक है, अब आ जाएंगे प्रश्नों पे। तो प्रश्न क्या है, पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है, ये पूछ रहा है। तो इसका अभिप्राय क्या हो गया कि पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण। ठीक है, मानव क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना। ठीक है, ये अपकर्ष की बात कर रहा है। और पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणामस्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, तो तीनों इसमें से पर्यावरण अपकर्ष से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा है अपक्षय का विकार संबंधित है। तो अपक्षय का विकार से किससे संबंधित है? एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों के सूक्ष्म कणों से विभक्त करती है। ठीक है, ये संबंधित है अपक्षय के विकार से। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो धारणीय विकास ठीक है, वातानुकूलन ठीक है, कागज के थैलों का प्रयोग ठीक है, लेकिन गरीबी कम करना ये पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है अगला टॉपिक हमारा धारणीय विकास। ठीक है, ये देखेंगे धारणीय विकास। धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। इसी तत्वाधान में धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए हैं जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम 2012 में Rio+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, अब सतत विकास लक्ष्य 2020 में विभिन्न देशों का स्थान है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको करंट से आपको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं धारणीय विकास के कई आयामों में धारणीय कृषि के एक पहलू है। धारणीय कृषि भी एक पहलू है। 2003 के यूएनओ द्वारा सतत विकास का वर्ष घोषित किया गया था। 2003 को यूएनओ द्वारा सतत विकास का वर्ष घोषित किया गया था 2003 को। धारणीय कृषि का अर्थ क्या है कि पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए यानी कि उसके बिना छेड़छाड़ किए हुए पर्यावरण को भूमि का इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। वर्तमान में भारत में लगभग 55% जनसंख्या कृषि और संबद्ध क्षेत्र से निर्भर करती है। ध्यातव्य है कि अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य समेत अन्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई। इसी वजह से जो कृषि में रासायनिक खाद्य, उर्वरक, जहरीले कीटनाशकों का भरपूर उपयोग किया गया ताकि पैदावार बढ़ सके। लेकिन इसके विपरीत हुआ क्या कि इससे प्राकृतिक असंतुलन और मृदा की गुणवत्ता और उसकी उर्वरता में व्यापक क्षति हुई। इससे मानव के स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ा। इससे निपटने के लिए आज संपूर्ण विश्व का झुकाव सतत और धारणीय कृषि की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए जो है अब क्या हो रहा है कि जैविक खाद का प्रयोग किया जा रहा है, बायो फर्टिलाइजर का। उल्लेखनीय है कि भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन वर्ष 2014-15 से चल रहा है। यह मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना है, यानी कि नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट पर एक प्लान किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण मानवता के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियां प्रकट होती हैं। अब देखेंगे, उल्लेखनीय है कि क्लब ऑफ रोम वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्था है जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है।
अब यह संस्था करती क्या है, तो शोध, वाद विवाद, सम्मेलनों इत्यादि के माध्यम से वैज्ञानिक विश्लेषण कर इनके सुझावों को उपलब्ध कराती है। ठीक है। अब ये हमारे जो हैं धारणीय विकास से संबंधित ये जो हमारे 17 गोल दिए गए हैं, इनके बारे में एक बार देख लेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ये जो 17 धारणीय विकास है इनको देखना है। पहले नंबर पर है जो गोल SDG 1 है हमारा, ये है गरीबी के सभी रूपों को पूरे विश्व से समाप्त करना। दूसरे नंबर पर आता है भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ाना। तीसरे SDG 3 में क्या है कि सभी लोगों के लिए सेहत और स्वस्थ जीवन को बढ़ाना। चौथे पे है समावेशी, न्यायसंगत, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। पाँचवें पर आ जाएगा लैंगिक समानता। छठवें पर है स्वच्छ जल और सफाई। सातवें में है सतत, सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा। फिर 8वें पर है SDG 8 में समावेशी और सतत आर्थिक विकास। 9वें नंबर पे आ जाएंगे तो बुनियादी ढांचा, समावेशी, औद्योगिकरण और नवाचार। ठीक है। SDG 11 में क्या है कि टिकाऊ शहरों का निर्माण। 12 में बात करें तो स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। SDG 13 में है जलवायु परिवर्तन और उनके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना। SDG 14 की बात करें तो महासागरीय, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण। ठीक है। और मरुस्थल SDG 15 में क्या है कि वनों का संवहनीय प्रबंधन करना। ठीक है। मरुस्थलीकरण को रोकना। SDG 16 में न्याय संगत, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना। और 17 में है कि सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना। ये SDG आपको याद करना ही पड़ेगा, आपसे सीधे पूछ लेगा SDG 5 में क्या है। ठीक है। आप इसको को रिलेट करके तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी आप इसको अपने तरीके से याद कर लेंगे तो ज़्यादा दिमाग में बना रहेगा। अब अगर देखेंगे तो SDG फर्स्ट में क्या है कि गरीबी। ठीक है। अब गरीबी नहीं होगी तो भूख, एक सेकंड, हाँ, अगर गरीबी होगी तो भूख की समाप्ति और खाद्य सुरक्षा और इन सब में बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, गरीबी मिटेगी तो भूख से राहत मिलेगी, और भूख से राहत मिलेगी तो फिर सेहत और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा मिलेगा। अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो शिक्षा पर हम ध्यान दे पाएंगे। ठीक है। और शिक्षा पे ध्यान दे पाएंगे तो फिर लैंगिक समानता पर हम काम कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ये 5 को आप ऐसे रिलेट कर लीजिए। 6वीं में क्या है कि स्वच्छ जल और सफाई है। जब स्वच्छ जल और सफाई उपलब्ध होगी तो टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा पर हम काम कर पाएंगे। जब आधुनिक ऊर्जा और सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा हमें प्राप्त होगी तो आर्थिक विकास होगा, रोजगार मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा तो बुनियादी ढांचे पर हम काम कर पाएंगे, औद्योगिकरण पर हम काम कर पाएंगे, नवाचार पर हम काम कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर आ जाएगा सुरक्षित और लचीले शहर और टिकाऊ शहरों का निर्माण कर पाएंगे। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो स्थायी खपत और उत्पादन के पैटर्न को हम सुनिश्चित कर पाएंगे। तो यहाँ से 6 से लेकर 12 तक आप ऐसे रिलेट कर लीजिए। फिर 13 में क्या आ जाएगा, जलवायु परिवर्तन और उनके प्रभावों को निपटने के लिए कार्यवाही। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जल में हमें जीवन अच्छा करना पड़ेगा। जब जल में जीवन अच्छा करने का आपको दिमाग में आएगा तो ये करेंगे कि महासागर, समुद्री संसाधन का संरक्षण करना। फिर जल में जीवन अच्छा करेंगे तो फिर थल पर भी करना पड़ेगा हमें अच्छा जीवन, तो मरुस्थलीकरण को रोकेंगे, वनों के संवहनी प्रबंधन देखेंगे, भूमि क्षरण को ध्यान में रखेंगे। ये सारी चीज़ें जब करेंगे तब हमें जाकर न्याय संगत, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज मिलेगा। ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित कर पाएंगे। इस तरीके से आप रिलेट करके इसको पढ़ सकते हैं। और ये जो 2020 में 117 स्थान पर है इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। आते हैं सीधे प्रश्नों पे। तो पहला प्रश्न है, धारणीय विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल ने क्लब ऑफ रोम कहा जाता है प्रस्तावित किया था। और धारणीय विकास का लक्ष्य क्या है, 2030। ठीक है। तो धारणीय विकास के लिए 1972 में नहीं, 2012 में रियो 20 में हुआ था। ठीक है। रियो +20 में ये लिया गया था। और धारणीय विकास का लक्ष्य हमारा 2030 है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, दूसरा सही है, तो केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्लब ऑफ रोम 1972 में नहीं, रियो 20 में इसका लक्ष्य रखा गया था। धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम 2012 में रियो 20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। ठीक है। और इसका लक्ष्य तो 2030 ही है। अब आ जाएंगे, ये करंट का क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ दीजिए। तीसरे नंबर प्रश्न पे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, ये भी करंट का क्वेश्चन है। ठीक है। नीति आयोग द्वारा हाल ही में रिपोर्ट, इसको भी आप छोड़ दीजिए, 2019 की रिपोर्ट है। अगला है धारणीय कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है कि भूमि का इस प्रकार उपयोग करें कि उसकी गुणवत्ता बनी रहे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अलग अलग सम्मेलनों को देखेंगे हम। चलिए, अगला टॉपिक हमारा है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, यानी कि जिसको रियो समिट भी कहते हैं। ये 1992 में आया था। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के संकट उत्पन्न हो रहे हैं। वर्ष 1992 में हमारी धरती पर मंडरा रहे संकट से निपटने के लिए साझी रणनीति बनाने के मकसद से विश्व भर के नेता ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए। ये सारे समिट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग के रूप में भी कौन सी समिट में कौन सा संकल्प लिया गया था, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो बहुत ध्यान से करिएगा। ठीक है। तो क्या है कि ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को लेकर गहरी चिंता जताई गई थी। इनसे लड़ने के लिए
मिलकर प्रयास करने का संकल्प लिया गया था और 172 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन में शिरकत की थी। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में वर्ष 1992 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी कि अर्थ समिट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का विकास सम्मेलन था। ठीक है, रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी कि GEF, ठीक है, GEF यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैकल्टी की स्थापना की गई। तो GEF की स्थापना जो है रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान की गई थी और इसमें 18 संस्थाओं के साथ मिलकर 183 देशों में वैश्विक पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सहायता करता है। ये GEF पर्यावरण या संकटग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्रों यानी कि स्थलीय और जलीय को संरक्षित करने में अपनी भूमिका निभाता है। अब ग्लोबल इन्वायरमेंट फैकल्टी UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि यानी कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड LDCF उपलब्ध कराता है। ठीक है, क्या है कि ये अल्प विकसित देशों के लिए निधि उपलब्ध कराता है। यह इन देशों को उनके नेशनल एडॉप्शन प्रोग्राम ऑफ एक्शन की तैयारी और क्रियान्वयन में सहायता करता है। ध्यातव्य कि 2001 में COP7 की बैठक मराकेश में आयोजित की गई थी। इस बैठक से प्राप्त निर्देशों के आधार पर विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि यानी कि द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड SCCF की स्थापना की गई। अब यह निधि अनुकूलन के साथ साथ विकासशील देशों को तकनीकी हस्तांतरण में भी सहायता करता है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNDP, UNEP और विश्व बैंक GEF के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जो 1992 रियो अर्थ समिट में ग्लोबल इन्वायरमेंट फैकल्टी की स्थापना की गई थी, इससे कौन कौन जुड़े हुए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व बैंक इनके साथ जुड़े हुए हैं। वर्तमान में GEF की मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्षता उस समय की नोआकी इसी थी। इसको आप अपडेट कर लीजिएगा कि कौन है इस समय। ठीक है, अब ये संस्थागत ढांचा है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। फिर उसके बाद आता है भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैकल्टी, जैव विविधता पर अभिसमय यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो CBD होता है हमारा, और जलवायु परिवर्तन का संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय। इसके अलावा UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNCCD। ठीक है, आप यहाँ से कन्फ्यूज मत होइएगा, ये यहाँ से याद रखिएगा। CC मतलब क्लाइमेट चेंज, CD मतलब कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, D मतलब मरुस्थलीकरण, और स्थायी जैव प्रदूषकों के स्टॉकहोम अभिसमय। ठीक है, पारा पर मिनी माता अभिसमय इत्यादि के वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है। अब आ जाते हैं प्रश्नों पे। तो प्रश्न है रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, तो क्या था ये? कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन था रियो डी जेनेरियो में जो आयोजित किया गया था 1992 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमको बताना है। तो यह जैव विविधता पर अभिसमय और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है, यही इसका आंसर है। बाकी आप इसको अपने आप को चेक करना है तो प्लीज़ आंसर को जो है देखे बिना पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, पूरा ऑप्शन आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर टिक करिएगा। ठीक है, अगर मैं आंसर ऐसे टिक करने लगूंगा पढ़ के सारे ऑप्शन तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा एजेंडा 21 के बारे में देखेंगे। एजेंडा 21 ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी इसको कहा जाता है, जो रियो डी जेनेरियो में 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसको अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। यह स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया था और इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्रवाई योजना स्वीकृत की, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। अब एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ठीक है, यह पारिस्थितिकी विनाश और आर्थिक समानता को समाप्त करने पर बल देता है। अब देखेंगे, देखिए यहाँ से देख लीजिए, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 जो रियो डी जेनेरियो में हुआ, और वहीं पर एक समझौता हुआ एजेंडा 21, और इसकी समीक्षा के लिए 5 वर्ष बाद पृथ्वी सम्मेलन हुआ, पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से, यानी कि 1992 प्लस 5 साल बाद उसकी समीक्षा की गई तो 1997 में। ठीक है, इसके साथ ही पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी में पर्यावरणीय विकास के कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इस कार्यक्रम को एजेंडा 21 नाम दिया गया। अब इसको डिवाइड कैसे किया गया एजेंडा 21 को, इनके कामों को? तो जैविक विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण, विकासशील देशों में गरीबी निवारण और जनसंख्या नियंत्रण, सबको खाद्य स्वच्छ जल और सामाजिक सुरक्षा, और पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल देना, ये एजेंडा 21 के प्रमुख भाग थे।
ठीक है। अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और विकास की दिशा में यह महत्वपूर्ण प्रयास था। अब आ जाते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, समाचारों में कभी कभी दिखने वाला एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, बिल्कुल ठीक है। 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि ये जोहान्सबर्ग 2002 में नहीं 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल एक। आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो कहाँ किया गया? रियो में, ठीक है। ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 1992 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, आपको टेक्स्ट अच्छे से पढ़ लेना, मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ आपको टेक्स्ट अच्छे से करना है। जितना एमसीक्यू दिया है उतना सॉल्व कर लीजिए। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का एक ही क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा इससे, ठीक है। और बहुत एक्सट्रीम डीप पूछ ही लिया जो आपने नहीं पढ़ा है, तो आपको 100% थोड़ी ना करना है, ठीक है। कुछ प्रश्न तो छोड़ने के लिए ही आएंगे पेपर में ना, उसके लिए नहीं परेशान होना है। लेकिन जो रिपीट किए हुए क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर से उठा के क्वेश्चन बनाए हैं, या जो अब तक परीक्षा में पूछा गया है उसको बनाया है, वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। चलिए अगला टॉपिक हमारा है रियो +20 सम्मेलन। 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 5 वर्षों बाद 1997 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जिसको रियो +5 यानी कि पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हमने देखा था, ठीक है, आप फिर से देख लीजिए। यहाँ पर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, 20वीं वर्षगांठ मनाई गई 1992 में। 1992 में ही समझौता हुआ एजेंडा 21 पर रियो में। फिर उसकी समीक्षा के लिए 5 वर्ष बाद पृथ्वी सम्मेलन +5 यानी 1997 में ये आयोजित किया गया। तो ये उसके बाद रियो +20 सम्मेलन है, ठीक है। तो रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5, तो 92 से 5 साल और ऐड कर लेंगे 1997 में। यह बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों पर मूल्यांकन के लिए बुलाई गई थी। आपने देख लिया पहले। एजेंडा 21 के तहत पहली बैठक में उन सभी कारकों को सूचीबद्ध किया गया था जिसे टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। उल्लेखनीय है कि रियो +10 का आयोजन जोहान्सबर्ग अफ्रीका में सितंबर 2002 में और रियो 20 का आयोजन रियो डी जेनेरियो में 2012 में मध्य संपन्न हुआ, ठीक है। अब यहाँ से आप देख लीजिएगा रियो 5 कहाँ हुआ? रियो 5 हुआ हमारा पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जिसको जाना गया, ये हुआ रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। 1997 में न्यूयॉर्क में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया जो रियो 5 प्लस पृथ्वी सम्मेलन से जाना जाता है। फिर उसके बाद आएंगे रियो 10। तो रियो 10 हमारा हुआ दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में, और रियो 20 हमारा आया 10 साल बाद 2012 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, ठीक है। रियो 20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 12 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में संपन्न हुआ। यह सम्मेलन 1992 में जेनेरियो में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ तथा 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। अब यहाँ पे आप सारा देख लीजिएगा, पृथ्वी सम्मेलन, रियो +5, रियो +10, रियो +20, उसका वर्ष और कहाँ पर आयोजित हुआ वो जगह आपको तैयार कर लेनी है। वर्ष 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित रियो 20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट, ठीक है। इसका शीर्षक भी देख लीजिएगा, हर सम्मेलन का एक शीर्षक रखा जाता है और वो इम्पॉर्टेंट होता है। इस मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास और सामाजिक समानता इत्यादि पहलुओं पर विचार किया गया था। इस सम्मेलन में भारत ने हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की आवश्यकताओं पर बल दिया था रियो 20 में, ठीक है, तथा हरित अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले देशों के समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारें और आदि ने कार्यवाही का आह्वान किया था, ठीक है। क्या? हरित अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदि से कार्यवाहियों का आह्वान किया गया। इसी आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी का सृजन किया गया, यानी कि पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, जिसका ये शॉर्ट फॉर्म है पेज, यानी कि पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। गौरतलब है कि सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रियो 20 सम्मेलन में कोई स्पष्ट रणनीति नहीं बनाई गई। इसके साथ ही किसी कानूनी बंधन की व्यवस्था भी नहीं की गई और औद्योगिक राष्ट्रों का पर्यावरण व सतत विकास के मुद्दों के प्रति उदासीन रवैया भी इस सम्मेलन को अपेक्षित सफलता नहीं दिला सका। अब आ जाते हैं प्रश्नों पे। आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो 20 सम्मेलन क्या था? तो ये क्या था? धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2015 आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न है। पृथ्वी सम्मेलन +5 यानी कि जिसको रियो +5 कहते हैं, ये किस वर्ष आयोजित हुआ? तो 1997 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था?
तो हमने अभी देखा द फ्यूचर वी वांट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब आयोजित हुआ था ये, तो 2012 में, रियो 20, ठीक है। चौथा प्रश्न है पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो रियो डी जेनेरियो में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। पांचवा प्रश्न है, लेटेस्ट में आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न है, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी यानी कि PAGE पेज, ठीक है, जो अपेक्षाकृत हरित और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है। तो आविर्भूत हुई कहाँ पर हुई थी ये, ठीक है, यानी कि पेज की संकल्पना कहाँ पर हुई थी, तो रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में ये कार्यवाही को अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा विभिन्न संगठन और संस्थान। ये हम देखेंगे विभिन्न संगठन एवं संस्थान। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के संगठनों एवं संस्थाओं की स्थापना की गई, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं नीरी। ये कहाँ अवस्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है ये संस्थान नीरी। इसकी स्थापना 1958 में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान के रूप में वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लान, इससे संबंधित बीमारियों और औद्योगिक प्रदूषण को रोकथाम के क्षेत्र में शोध और विकास के लिए की गई थी। इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में हैं। नीरी जो है वो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वर्तमान में नीरी के निदेशक आप देख लीजिएगा, ठीक है। NEA यानी कि नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, ठीक है, NEA का तात्पर्य राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण से है, यद्यपि इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरणीय अपीलीय प्राधिकरण है। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण का गठन वन व पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसे कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए जिनमें पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है स्थापित किया गया था। इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया था, ताकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया या उद्योगों संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई की जा सके। अब आ जाते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है WMO, जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। तो 23 मार्च 1950 को WMO लागू हुआ, ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन लागू कब हुआ, तो ये हुआ लागू हमारा 23 मार्च 1950 को, ठीक है। 17 मार्च 1951 को IMC यानी कि इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कमेटी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नाम से अस्तित्व में आई। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान महासचिव पेट्री टलास और अध्यक्ष जर्मनी के गेरहार्ड एड्रियन हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना 1972 में हुई। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है, ठीक है। और EPA यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है, जिसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 में की गई। और यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण और प्रवर्तन से संबंधित है। ये इसका काम क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का, यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी नियमों को निर्माण और उसका प्रवर्तन करती है। अब आएंगे ग्रीन पीस इंटरनेशनल, और एक जो है गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है, जिसका कार्यालय 55 से अधिक देशों में स्थापित किया गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। तो इसमें सारे संगठन, उनकी स्थापना किस वर्ष की गई और उसका स्थापना करने का उद्देश्य क्या था, ये आपको तैयार करना है, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ है, तो ये नागपुर महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2004, 2011, 2010, 2014 इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, उसके बाद भी रिपीट किया है इसने। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया, इसमें डेट के साथ पूछ लिया है, तो 1958 में नागपुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर आपको कुछ भी ईयर भी नहीं पता है, केवल आपको लोकेशन पता है कि किस स्टेट में और किस ज़िले में है, तो भी आप आंसर आसानी से टिक कर लेंगे, ठीक है, कि नागपुर महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई नीरी की। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। NEA का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। चौथा नंबर प्रश्न है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये कहाँ है, जेनेवा में, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। पांचवा है UNEP का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो UNEP का मुख्यालय केन्या नैरोबी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। छठवां नंबर प्रश्न है UNEP का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी नैरोबी में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। EPA का फुल फॉर्म क्या है, फिर से रिपीट किया, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आठवां नंबर प्रश्न है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है,
तो नीदरलैंड एम्स्टर्डम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का चौथा सत्र कहाँ आयोजित किया गया? ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखेंगे। पर्यावरण की सुरक्षा से संदर्भ में विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए। अब क्या है, पर्यावरण अधिनियम भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। यह संपूर्ण भारत में लागू है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान यानी कि अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में जाना जाता है। 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। यह अधिनियम केंद्र सरकार को शक्ति देता है कि वह अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा संरक्षण के लिए, पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण, उपशमन के उपाय करने के लिए। उल्लेखनीय है कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। इस अधिनियम ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बनाए गए अन्य कानूनों के समन्वय बनाने और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे देखेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन ही किया गया है। कि 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया। ठीक है, 2010 में गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया। अब क्या है, इसके अनुसार परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों, आनुवंशिक निर्मित जीवों, कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात निर्यात और भंडारण नियम 1989 में आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं आनुवंशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति शब्द रखे गए। ठीक है, तो क्या कर दिया गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का आनुवंशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड अप्रेजल कमेटी ये कर दिया गया। अप्रूवल कमेटी की जगह अप्रियल कमेटी। ठीक है, पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से प्रत्यक्षता संबंध वन नीति और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का है, जबकि औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति में भी पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सम्मिलित किया गया है इसको। अब आ जाते हैं एनजीटी पर। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार, जो जीवन के अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत निहित है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को की गई। तो एनजीटी की स्थापना की गई 18 अक्टूबर 2010 को। इसकी स्थापना पर्यावरण बचाव एवं वन संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन, पीड़ित व्यक्ति अथवा क्षतिग्रस्त संपत्ति के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने और इससे जुड़े मामलों का प्रभावशाली और तीव्र गति से निपटारा करने के लिए की गई थी। उल्लेखनीय है कि न्यायाधिकरण पर्यावरण के मामलों में द्रुत गति से पर्यावरणीय न्याय देंगे और उच्च न्यायालयों के मुकदमे के भार को कम करने में मदद करेंगे। यह है इसका कंटेंट। अब आ जाते हैं प्रश्नों पे। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1986 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा है पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1986 में। तीसरा प्रश्न है भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ? तो 1986 में। ठीक है, कितनी बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है देख रहे हैं आप? 19 में, लेटेस्ट में, पीसीएस मेंस 2017 में, यूडीएलडीए 2013 में। ठीक है, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस अच्छे से समझ सकते हैं। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित वर्षों में किस वर्ष में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? 1986 में, 2014 में। ठीक है, पांचवा प्रश्न है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अम्ब्रेला लेजिस्लेशन यानी कि छाता विधान। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति के गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया? क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो ये किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न है पर्यावरण निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो वन नीति, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति। तो पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है वन नीति। ऑप्शन नंबर एक सेकंड, हाँ, पर्यावरण संतुलन के संरक्षण वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति, ये चारों इससे संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो वर्ष क्या था? 18 अक्टूबर 2010 को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट डेट अगर आपसे पूछे तो 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी की स्थापना की गई थी। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 10वां नंबर प्रश्न है भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को संदर्भ में सत्य नहीं है?
तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म सही है। नेशनल एडॉप्शन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश, ये भी सही है। अगला है हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक का शामिल होना, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में, तो ये गलत है। ठीक है, बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होने का जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के सामने में कोई संबंध इसका नहीं है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। 11वां नंबर प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अनुरूप अधिनियम में हुआ था, ये बताना हमको। तो स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के रूप में जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन जीने के अधिकार को अंग माना जाता है, तो ये हमारा सही है। अनुच्छेद 275 एक के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप में, ये गलत है। ठीक है, तीसरा है 243 का के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा के शक्तियों के कार्यों के अनुरूप में, इसमें कौन सा सही है, तो केवल एक सही है हमारा कि स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप में जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन जीने के अधिकार का अंग माना गया है एनजीटी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए केवल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, एनजीटी किस प्रकार के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भिन्न है, ये हमको बताना है। तो एनजीटी का गठन एक अधिनियम के द्वारा किया गया, जबकि सीपीसीबी का गठन सरकार के कार्यात्मक आदेश से किया गया, ये गलत है हमारा। ठीक है, अगला पॉइंट है, एनजीटी पर्यावरणीय न्याय का उपलब्ध कराता है। ठीक है, न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतम न्यायालयों में मुकदमे को भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। तो केवल 2 सही है इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि एनजीटी की स्थापना अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 के तहत वनों और अन्य प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण के मामलों में प्रभावी और तीव्र निपटान के लिए की गई थी, जबकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक सांविधिक संगठन है जिसका गठन 1974 में जल अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। यानी कि पर्यावरणीय मुद्दों पर एनजीटी का समर्पित क्षेत्राधिकार द्रुत गति से पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतम न्यायालयों के मुकदमों का भार कम करने में मदद करता है, जबकि जल अधिनियम 1974 तथा वायु अधिनियम 1981 में वर्णित है कि सीपीसीबी के मुख्य कार्यों में नदियों और कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना, देश में वायु की गुणवत्ता की सुधार करना शामिल है। तो सीपीसीबी जो है जो 1981 अधिनियम के तहत बनाया गया, उसमें क्या है कि नदियों और कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना और देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाना, तो यही केवल हमारा सही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, इसके आगे हम करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।